अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 10th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके हमारे पास टॉपिक है। टॉपिक 3.1 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स, नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल अल्केन्स, अल्कीन, अल्काइंस एंड इंट्रोडक्शन टू फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, अब हम है ना इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अच्छा, हम मोस्टली जो प्रोडक्ट्स या हम लोग है ना यूज़ में मोस्टली द प्रोडक्ट्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ सच एज कंप्यूटर, फर्नीचर, व्हीकल्स, सब किस सोप है, कुकिंग ऑयल्स हैं, सब क्या है मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, बिफोर 1828 ये कॉन्सेप्ट था। It was believed that the chemical compound could be made only in the presence of vital forces. 1828 से पहले से ये बिलीव था कि सारे जो आपके कंपाउंड्स हैं, जो किसके बने हुए हैं, केमिकल कंपाउंड वाइटल फोर्सेस के। और 1815 में ब्राजीलियस ने एक है ना थ्योरी पेश की थी, जिस जो क्या कहती है, इट स्टेट दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी फॉर्म इन द टिश्यू ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी 1815 में ब्राजीलियस ने एक थ्योरी दी जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी भी कहा जाता है, कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ पे है ना पैदा होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे? टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आ जाते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कहाँ है मौजूद हैं, टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, and cannot be synthesized from inorganic substances in the laboratory। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपकी लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। लेकिन 1828 में क्या हुआ, एक जर्मन केमिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, यूरिया इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उन्होंने क्या किया, इन 1828 द जर्मन केमिस्ट कन्वर्ट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कन्वर्ट एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड को इनटू यूरिया। किस तरह से उन्होंने कन्वर्ट किया अमोनियम साइनाइड को यूरिया में, इन कहाँ पे, लेबोरेटरी में। अब हमारे पास ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये किसकी इक्वेशन है, हमारे पास अमोनियम साइनाइड की इक्वेशन है, जो कि कन्वर्ट हुई है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, किसमें, NH2, ये हमारे पास यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, अब हमारे पास ये जो वाइटल थ्योरी है, वाइटल फोर्स थ्योरी, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है। ये अक्सर है ना आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ जाती है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 3.1, टॉपिक 3.1 ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज दैट इंक्लूड वन और मोर कार्बन एटम। क्या है हमारे पास, हम पहले भी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, कार्बन एटम, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें एक से ज्यादा आपके पास कार्बन एटम मौजूद हैं और दैट आर कोवेलेंटली बॉन्ड, जो आपके कोवेलेंटली बॉन्ड हैं और या लिंक टुगेदर हैं, तो उन्हें टू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन एटम हाइड्रोजन से भी लिंक हो सकता है, नाइट्रोजन से भी, और
ऑक्सीजन से भी, बट कोवलेंटली बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? इथेन, ये भी हमारे पास इथेन, अल्कोहल, और हमारे पास अमाइन, पॉलीस्टर, क्लोरोफॉर्म, ये सारी क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, अब हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? सबसे पहले है ना कैरेक्टरिस्टिक है सोर्स। सोर्सेस में क्या आ जाती है? कहाँ से हमें कौन सी सोर्स है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग। कहाँ से हमें मिल रही है? मोस्टली सोर्स क्या है हमारी? लिविंग थिंग। अब लिविंग थिंग्स में हमारे पास दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाते हैं, और एंड मिनरल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग, यानी लिविंग थिंग, एनिमल्स एंड प्लांट एंड मिनरल्स। अच्छा, दूसरी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंपोजिशन। कंपोजिशन में क्या है? कार्बन इज द की एलिमेंट। हमारे पास अभी मैंने बताया था आपको कि कार्बन क्या है? आपका मेन एलिमेंट है, और उसके साथ आपके पास हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, जो कि कार्बन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो। अच्छा, कार्बन इज द की एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। आफ्टर कार्बन मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज एलिमेंट इज हाइड्रोजन। कार्बन के बाद हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ रहा है जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है? वो है हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑल्सो कंटेन हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन से हैं? 7th ए ग्रुप के मेंबर, जिसमें आ जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आपके पास हैलोजेंस में आ जाते हैं। ऑक्सीजन भी हो सकता है, हैलोजेंस हो सकते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ऑक्सीजन भी हो सकता है आपके पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी मौजूद हो सकता है, नाइट्रोजन भी मौजूद हो सकता है, एंड फॉस्फोरस भी मौजूद हो सकता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन बोथ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, पोलर एंड नॉन पोलर। अच्छा, अब हमारे पास आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, कोवलेंट बॉन्ड में भी हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, हमारे पास भी थर्ड है ना कैरेक्टरिस्टिक है, वो है सॉलिबिलिटी। According to the like dissolve like rule, organic compound are insoluble in water. अच्छा, हमारे पास like dissolve like rule क्या है कि जैसे आपके पास सॉल्वेंट है या जैसा आपके पास कंपाउंड है, वो उसी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉरी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आर, अच्छा, अब हमारे पास नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से मौजूद हैं? बेंजीन। अच्छा, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होंगे वो किस में सॉल्युबल होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन में सॉल्युबल हो सकते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में हो सकते हैं, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, और ईथर, और ईथर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन? बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड और ईथर में सॉल्युबल हो सकते हैं। एंड पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल। और ये तो नॉन पोलर ऑर्गेनिक थे, और पोलर कंपाउंड किस में हो सकते हैं? किस में सॉल्युबल हो सकते हैं? पोलर कंपाउंड आपके अल्कोहल्स में, ठीक है। अच्छा,
अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है? एज कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयनिक बॉन्ड। ठीक है, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग जो होती है वीक होती है, किससे? आयनिक बॉन्डिंग के निस्बत। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या हो जाएंगे? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी। द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी स्लो, यानी स्लोली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं? स्लो रिएक्शन करते हैं। और नीड स्पेसिफिक कंडीशंस, और कुछ है ना स्पेसिफिक कंडीशंस की उन्हें जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या जरूरत पड़ती है? कुछ जैसे हीट दे दी, या कोई है ना आपने कोई कैटालिस्ट ऐड किया, यानी स्पेसिफिक कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं नॉन कंडक्टर्स होते हैं, यानी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह कंडक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, क्योंकि ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। और अच्छा, अब हमारे पास जैसे हमने आयन फॉर्मेशंस, जैसे जिन कंपाउंड्स में आयन फॉर्मेशंस होती हैं उनमें क्या है, आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, जैसे NaCl है, वो आसानी से क्या करता है, आपके आयंस फॉर्म करता है। तो इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, कंबशन कैरेक्टरिस्टिक। हमारे पास 7th कैरेक्टरिस्टिक है कंबशन। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर मोर कंबसेबल। अच्छा, एंड बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आसानी से कंबशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो बर्न हो जाते हैं ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। वजह क्या है कि उनमें हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन मौजूद होता है। द कॉमन प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ऑल द केसेस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब हमारे पास कंबशन के नतीजे में क्या है ना प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, लास्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर लेस स्टेबल ऑन अ हाई टेम्परेचर। अच्छा, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस स्टेबल है कहाँ पे? हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक। किसके कंपैरिजन में? इनऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। अच्छा, अब हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, उसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे पहले हम छोटी सी एक बात बताते चलें। कार्बन ऑक्साइड्स जो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, ये सब क्या है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, बट दे आर नॉट क्लासिफाइड एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिंस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर फंडामेंटली डिफरेंट। ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स, ये सब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, लेकिन इन्हें हम क्लासिफाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में नहीं करते, क्योंकि
ये फंडामेंटली डिफरेंट है ना, इनके करेक्टरिस्टिक वगैरह डिफरेंट है। अच्छा, अब हमारे पास द फॉर्मूला फॉर ईच केमिकल कंपाउंड इज यूनिक। अब हमारे पास क्या है, हर केमिकल कंपाउंड के लिए, और केमिकल कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमारे पास हर किसी का फॉर्मूला यूनिक होता है, अलग होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव 4 डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फॉर्मूले। किस तरह के कौन कौन से फॉर्मूले हैं? नंबर 1 है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नंबर 2 है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थ्री है कंडेंस्ड फॉर्मूला। हम किस तरह से, अब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक, हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला, ठीक है, ये हमने 9th क्लास में भी, अच्छा सारे पढ़े हुए 9th क्लास में, डॉट एंड क्रॉस के भी हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द फॉर्मूला दैट इंडिकेट द एग्जैक्ट नंबर। क्या बताता है? एग्जैक्ट नंबर्स, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि कितने एटम्स मौजूद हैं एक मॉलिक्यूल में। जैसे कि आपके पास ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन C4H10, ठीक है, C4H10 यानी 4 कार्बन मौजूद हैं और आपके पास 10 हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह से अब हमारे पास नेक्स्ट है, क्या है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से हम क्या मालूम करते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला द एग्जैक्ट अरेंजमेंट। अच्छा, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या था, एग्जैक्ट नंबर, अब इसमें एग्जैक्ट अरेंजमेंट। अच्छा, नंबर भी यानी डेफिनेटली जब अरेंजमेंट है ना आपकी बताई जा रही है तो आपके पास नंबर भी एग्जैक्ट ही होंगे। द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट कंटेन इन अ molecule of a substance is represented by structure formula। किस तरह से? जैसे अभी हमने पढ़ा ब्यूटेन, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, उसमें कितने थे, 4 कार्बन थे ना, 4 कार्बन। अच्छा, अब हमेशा याद रखिएगा कार्बन की वैलेंस कितने बॉन्ड बना सकते हैं मैक्सिमम, ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, ये क्या हो गया, हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे, ये किसका फॉर्मूला हो गया, एन ब्यूटेन, ठीक है, स्ट्रेट चेन है तो ये क्या हो गया, एन ब्यूटेन, एग्जैक्ट अरेंज। इसी तरह से ब्यूटेन का एक और है, लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो किस तरह से है आपके पास, तो उसका नाम हमारे पास डेफिनेटली चेंज होगा। अब स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इसमें चेंज है, क्या चेंज है देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कार्बन क्या कर रहा है, एक और कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। अब देखें इसमें भी 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 6 7 8 9, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट चेंज है। किस तरह से, इधर यहाँ पे ये साइड वाले कार्बन की जगह यानी एक स्ट्रेट चेन की जगह इसने एक ब्रांच बना ली, तो इसे हम क्या कह रहे हैं,
आइसोब्यूटेन। ठीक है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इसलिए हमने यहाँ पे आइसोब्यूटेन है ना, इसका नाम है, ये एन ब्यूटेन। अच्छा, डेफिनेटली अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो वो डबल लाइन से है ना शो किए जा रहे होंगे, और सिंगल बॉन्ड है तो आपके पास सिंगल लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल लाइन से आप शो करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट है कंडेंस फॉर्मूला। अच्छा, अब कंडेंस फॉर्मूला में क्या किया, अब जैसे एन ब्यूटेन था ना, तो आपके पास साइड वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन थे, उसे हमने कंडेंस करके लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से CH3, इसी तरह से ये जो हमने स्ट्रक्चर में ऊपर नीचे बनाए थे इसे भी एक साथ लिख दिया। ठीक है, और अच्छा अब इसमें हम बॉन्ड शो नहीं करेंगे। उसके बाद अगेन दूसरा कार्बन था, और फिर हमारे पास यहाँ पे अगेन ये हमारे पास क्या हो गया, एन ब्यूटेन का कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से आइसोब्यूटेन का कंडेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अच्छा, उसमें क्या था आपके पास, ये देखें यहाँ पे ठीक है, इसमें क्या था आपके पास, एक है ना हाइड्रोजन था सही, और बाकी 2 आपके पास 2 साइड पे क्या थे, यहाँ पे भी है ना एक हाइड्रोजन था, और आपके पास 3 साइड पे कार्बन के साथ बॉन्डिंग हुई थी। ठीक है, ये क्या है, कंडेंस फॉर्मूला आइसोब्यूटेन का। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। डॉट एंड क्रॉस, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा द डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। Despite the sharing of electrons between distinct atoms in a single molecule of an organic compound। अच्छा, अब क्या करता है ये, इसके जरिए हम क्या है ये बता सकते हैं कि अब जैसे हमारे पास किसी भी बॉन्डिंग में 2 एटम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, कोई भी बॉन्ड बन रहा है तो उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन्स ये वाला एटम दे रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम दे रहा है। तो अब हम इस डॉट एंड क्रॉस में क्या करते हैं, हम दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट तरह से, यानी एक को डॉट से और एक को क्रॉस से शो करते हैं। ठीक है, अब ये एक हमारे पास फॉर्मूला है, देखें ठीक है, देखें ये क्या है, प्रोपेन, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, प्रोपेन है, सिंगल चेन है। तो अब हमने क्या किया, हर कार्बन, ये देखें इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से शो कर, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन हमने डॉट से शो कर दिए, इसी तरह से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्रॉस से और इसका डॉट्स, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं। अब इसी तरह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हमने क्रॉस से शो कर दिए। ठीक है, और सारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से हैं और कार्बन के डॉट से शो किए हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कहाँ से किस तरफ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और
एक बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब आप अपने बुक के इस पेज को गौर से देख सकते हैं। कंपाउंड्स, यहाँ पे क्या है, टेबल 3.1 में कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला है और कंडेंस फॉर्म है। ठीक है, जो हमने अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और डॉट एंड क्रॉस ये हमने पढ़े हैं। तो अब हमने यहाँ पे इन्होंने टेबल में शो कर दिया किस तरह से। मीथेन में क्या है, अब ये चीज आपको याद करनी है। यहाँ पे मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन और डेक। अच्छा, ये आप इस तरह से, जैसे मीथेन, आप पूरी सीरीज को आपको याद करना है। मीथेन में कितने होते हैं, एक कार्बन। ठीक है, देखें, एक कार्बन और कार्बन के पास कितने है ना हाइड्रोजन मौजूद हैं, 4 है। और इसका कंडेंस फॉर्म CH4। इथेन 2 कार्बन, हमेशा इथेन 2 कार्बन। और इसी तरह से ये स्ट्रक्चर आपके पास फॉर्मूला है और इसमें हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, 4 से ज्यादा मत बनाइए। प्रोपेन 3 कार्बन। ठीक है, ये 1 था, अब 2 थे, अब ये 3। प्रोपेन में कितने, 3 कार्बन। ठीक है, और हर कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, 4 बॉन्डिंग बन रही है। और यहाँ पे देखें, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ। ठीक है, अच्छा, ब्यूटेन अब क्या है, 4 कार्बन। ठीक है, अब वही हर कार्बन आपके पास 4 बॉन्डिंग बना रहे हैं। पेंटेन 5 कार्बन। ठीक है, पेंटेन में कितने होते हैं, 5 कार्बन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये कंडेंस फॉर्म। हेक्सेन में कितने होते हैं, 6 कार्बन। हेप्टेन में 7 कार्बन। ऑक्टेन में 8। नोनेन में आपके पास 9 और डेकेन में 10। ठीक है, ये पूरी आपको सीरीज अच्छी तरह से याद करनी है, क्योंकि MCQs वगैरह में आपके ये सारी चीजें आती रहती हैं। अब यहाँ पे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँ।